पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित। भारत की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका, प्री क्वार्टर फाइनल में हारी मैरी कॉम। केरल में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 2 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान, केंद्रीय टीम करेगी राज्य का दौरा। पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, बोले संसद का और समय व्यर्थ मत करो, करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात। उत्तर प्रदेश में हजारों एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से बड़ी मुसीबत, कई मरीजों की मौत, ठेले घाट पर रोगियों को लाने को मजबूर परिजन। पेगासस मुद्दे पर टीएमसी नेताओं ने घोड़े के साथ निकाला जुलूस, मदन मित्रा ने आंखों पर काली पट्टी बांध जताया विरोध। और झारखंड में गैंगस्टरों की जमानत ठुकराने वाले जज को ऑटो ने मारी टक्कर, हत्या की एफआईआर दर्ज। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना के तहत पूर्वी राज्य ओडिशा के 26.8 लाख परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। ये दावा 29 जुलाई गुरुवार को जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोकसभा में की है। एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने दावा किया है कि इस मिशन के शुरू होने से अब तक 23.69 लाख परिवारों को नल कनेक्शन मुहैया कराया गया है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2019 को जब इस मिशन की शुरुआत हुई थी, तब ओडिशा के 85.67 लाख ग्रामीण परिवारों में 3.11 लाख या 3.63% परिवारों को ही नल कनेक्शन के जरिए पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा था। इस योजना के शुरू किए जाने के बाद से 23.69 लाख परिवारों को नल कनेक्शन दिया गया है और इसके साथ 26.8 लाख या 31.23% परिवारों को अब नल कनेक्शन के जरिए पानी मिल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस साल 2021-22 के दौरान ओडिशा में इस योजना के तहत 22.11 लाख परिवारों को नल कनेक्शन के जरिए पीने का साफ पानी मुहैया कराने का लक्ष्य है। उन्होंने इस योजना की शुरुआत से इस पर आए खर्च का भी ब्यौरा दिया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के शुरू होने के बाद से साल 2019-20 के लिए 364.74 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इनके अलावा साल 2020-21 के दौरान इस योजना के लिए 812.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और इस साल 2021-22 के लिए 3,323.42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। We just put out the update to the World Economic Outlook. Our growth projection for this year is unchanged from April at 6%. However, we have a big compositional change. We have an upgrade for advanced economies, which is being offset almost entirely by a downgrade for emerging markets and developing economies. I think the main sources of this divide are unequal access to vaccinations. Fiscal support remains quite considerable in many advanced economies, while it's being withdrawn in many developing economies. Inflation risks are an important concern for many countries in the world, but that's leading to higher interest rates in emerging markets and developing economies. The world really needs to come together to end this pandemic and get widespread vaccinations everywhere, and that will be essential to close this widening gap that we're seeing. ओलंपिक खेलों का आयोजन कोई सस्ता सौदा नहीं है। कहने को ये खेल है, लेकिन असलियत में ये अरबों डॉलर का मामला है। ओलंपिक के आयोजन का खर्चा लगातार बढ़ते हुए अब किसी छोटे देश की समूची अर्थव्यवस्था के बराबर का हो गया है। टोक्यो ओलंपिक की ही बात करें तो इसका बजट करीब 7 अरब डॉलर था, लेकिन असल खर्च बढ़कर करीब 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अगर जानकारों की माने तो इस खर्चे का लंबे समय में कोई फायदा नहीं होता है। मेजबान शहर को खेलों के आयोजन स्थल, इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रम शक्ति और मनोरंजन के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और इसके लिए उसे इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के साथ अनुबंध करना होता है। ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए आईओसी के समक्ष बोली लगती है, जिसमें बोली लगाने वाले बताते हैं कि वो कितना खर्च करेंगे।
सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जो रकम दिखाता है, अंत में जाकर वास्तव में उससे कई गुना ज्यादा खर्चा हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो 2013 में उसने 2020 के आयोजन की बोली जीती थी। अब इन खेलों के आयोजन का वास्तविक खर्चा 30 अरब डॉलर बताया जा रहा है, जबकि टोक्यो ने 2013 में करीब 7 अरब डॉलर की बोली लगाई थी। इन भारी भरकम खर्चे का बोझ स्वाभाविक रूप से जापानी करदाताओं के कंधों पर पड़ रहा है, क्योंकि जनता के पैसे से 55% बजट की पूर्ति होगी। बाकी की रकम निजी रूप से की गई फंडिंग, स्पॉन्सरशिप, टिकट बिक्री और आईओसी के सहयोग से जुटाई जाएगी। इस बार क्योंकि दर्शकों को स्टेडियम में जाने की इजाजत नहीं होगी, तो ये तो साफ है कि टिकट बिक्री से कुछ नहीं मिलने वाला है। वैसे तो कोरोना के कारण बजट बढ़ गया है, लेकिन महामारी आने से पहले ही लागत नियंत्रण से बाहर हो चली थी। 2017 में ही आईओसी ने टोक्यो से कहा था कि वो बजट को घटाए। आईओसी को चिंता थी कि लागत बेतहाशा बढ़ने से भविष्य के आयोजनों पर बुरा असर होगा और ज्यादा खर्चे के डर से संभावित मेजबान पीछे हट जाएंगे। आपको बता दें कि 2016 के ओलंपिक ब्राजील के रियो दी जेनेरो में हुए थे और उस समय आयोजकों ने कुल 13.2 अरब डॉलर खर्च किए थे, जिसमें से 2.06 अरब डॉलर खेल आयोजन स्थलों पर खर्च हुआ था। इनमें से अधिकांश स्टेडियम खेलों के बाद बुरी हालत में पहुंच चुके हैं। जानकारों का कहना है कि खेल अर्थव्यवस्था से मिले मजबूत साक्ष्य बताते हैं कि आयोजन स्थलों के निर्माण पर खर्च की गई रकम कोई ऐसा निवेश नहीं है जिससे बढ़िया रिटर्न मिल सके। इन भारी भरकम निर्माणों का खेलों के समापन के बाद कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता है। इसकी वजह यह है कि ओलंपिक में बहुत से विशिष्ट खेल इवेंट होते हैं जिनमें आमतौर पर लोग भाग नहीं लेते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार आयोजन स्थलों के निर्माण में कमी लाकर बजट कंट्रोल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा और ये शहर कम से कम 2 उन वेन्यू का इस्तेमाल करेगा जिनका निर्माण 1932 के ओलंपिक के लिए हुआ था। जरूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से खड़ा है उसी का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। 2020 के ओलंपिक की एक खासियत ये है कि ये इतिहास के सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप वाले खेल होने वाले हैं। आयोजकों ने अपने ही देश से 3.3 अरब डॉलर की स्पॉन्सरशिप हासिल कर रखी है। दरअसल कोरोना आने से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और आयोजकों ने लोकल स्पॉन्सरशिप बेचने का रिकॉर्ड बना लिया था। इतनी बड़ी रकम लोकल स्पॉन्सरशिप के जरिए पहले कभी जुटाई नहीं जा सकी थी। बहरहाल एक्सपर्ट्स का कहना है कि खेलों, खिलाड़ियों, आम जनता और सरकारों के हित में यही है कि ओलंपिक पर होने वाला खर्चा सीमित किया जाए, क्योंकि अनावश्यक खर्चे से किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।